नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक बहुत ही प्रचलित, चर्चित एक ऐसे केस के बारे में चर्चा करने के लिए जिसको लेकर के भारत में कई फिल्में बनना प्रस्तावित हुआ, जिसके चलते भारत में बहुत बार चर्चाएं जब अंडरवर्ल्ड की हुई तो यह केस सबसे ऊपर रखा गया। भारत के सबसे हाई प्रोफाइल केसेस में अगर अंडरवर्ल्ड के द्वारा जुड़ा हुआ कोई केस है तो उसमें इस केस को जोड़ा गया। केस का नाम है गुलशन कुमार केस, गुलशन कुमार मर्डर केस। तो आज हमारा जो आपको मर्डर केस है ये पढ़ाने का औचित्य तो है ही, इसके साथ साथ आपको जानकर के नियम और कानून भी पता चलेंगे। अक्सर हम लोग बहुत बार अपने करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं कि भारत ने इस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि कर रखी है, जिसे आप एक्सट्रेडिशन ट्रीटी कहते हैं। हम पढ़ते हैं कि भारत ने अमेरिका के साथ, भारत ने पुर्तगाल के साथ, भारत ने हर देश के साथ हम प्रत्यर्पण संधि एक शब्द सुनते हैं, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी। लेकिन आपको पता चलेगा कि जब किसी देश के साथ एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं होती तो कई बार दोषियों को सजा भी नहीं मिलती है। ये प्रत्यर्पण संधि से जुड़ा हुआ एक मसला है। आज क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि हाल ही में ये आज फिर से सुर्खी में आया है। सुर्खी में क्यों आया है वो तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि जिस केस को आज अपन पढ़ने चल रहे हैं इसमें मुख्य आरोपी जो व्यक्ति है उसे इस मर्डर के लिए कभी सजा नहीं मिली। आइए एक एक करके सारी बातों को बताएंगे और प्रत्यर्पण संधि को दिमाग में रखते हुए चलना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टोरी उससे जुड़ने वाली है। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। क्यों आज हम इसे डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में मुंबई के अदालत ने, मुंबई हाई कोर्ट ने जो मुख्य शूटर जिसने गुलशन कुमार को गोली मारी थी, उस गुलशन कुमार को गोली मारने वाले की सजा को बरकरार रखा है। ये आप सभी अखबार देख सकते हैं, जिसमें मुंबई हाई कोर्ट ने कहा है कि जो अब्दुल राउफ नामक व्यक्ति है जिसने गुलशन कुमार को 16 गोलियां मारी थी, जिससे गुलशन कुमार मर गया था, उसकी सजा को बरकरार रखा है कि भाई तुम्हारी उम्र कैद की सजा है और वो चलती रहेगी। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं, घटना की तरफ बढ़ते हैं। था क्या, पूरा एपिसोड क्या था, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। पूरी एपिसोड के अंदर दो प्रमुख किरदार हैं, एक का नाम गुलशन कुमार है और दूसरा मुंबई हाई कोर्ट है। मुंबई हाई कोर्ट का तो डिसीजन है, इसलिए आज आप चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख किरदार इस पूरी कहानी का आज गुलशन कुमार है। तो जरा आइए इनके बारे में थोड़ी सी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देते हैं और बताते हैं कि केस दर केस ये घटना क्या थी और किस प्रकार से इसने पूरी न्याय व्यवस्था का, पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का, पूरे देश भर में चल रहे मसलों का एक ही जगह जुड़ाव देखा था। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। साथियों, जिन्हें आप इस समय हाथ जोड़े हुए मुद्रा में देख रहे हैं या यहां देख रहे हैं या यहां देख रहे हैं, ये ही है गुलशन कुमार। और ये वो गुलशन कुमार हैं जो कि एक टाइम पर 80s के दशक में, 1980 से लेकर 1980 के बीच में, 90 के बीच में ये धार्मिक गीतों को गाने के लिए बड़े फेमस हुए थे। धार्मिक गीतों को गाने के लिए फेमस इतने हुए कि इनके द्वारा गाए गए भजन जो हैं वो आज तक अगर सुबह लाइव चला दिए जाएं तो शायद करंट की क्लास से ज़्यादा अपडेट और लाइव वहां पर आए। मतलब इतना ज़्यादा हिट हुआ। इन्होंने जो भक्ति संगीत गाया, उस भक्ति संगीत को बिल्कुल बॉलीवुड की तर्ज पर गाया और बॉलीवुड की तर्ज पर गाते हुए एक अपनी ही कंपनी का निर्माण किया जिसे आप टी सीरीज के नाम से जानते हैं। तो गुलशन कुमार जो हैं वो असल में टी सीरीज कंपनी के मालिक हुआ करते थे। ठीक है, इनका थोड़ा सा इतिहास भी जान लीजिए। इतिहास कुछ यूं है कि ये मुंबई में, थोड़ा सा अभी इनकी थोड़ा परिवार के बारे में भी बता दूं। गुलशन कुमार के पुत्र हैं भूषण कुमार और इनकी दिव्या खोसला वाइफ है, जिनका आपने रिसेंटली आजकल कोई गाना भी देखा होगा। और टी सीरीज में वर्तमान में इनके पुत्र जो हैं भूषण कुमार, वो इसको चला रहे हैं। फिलहाल के लिए थोड़ा सा इतिहास जानते हैं। साथियों, कहते हैं ना कि अगर आप रिलीजियसली किसी चीज को चाहें, पूरे शिद्दत से कुछ चाहें तो आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। उसका नमूना थे। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। असल में इनके पिताजी दिल्ली में 1970 से 80 के दशक में जो जूस की शॉप होती है वो चलाया करते थे और गुलशन कुमार वहां बैठ करके अपने पिताजी की जूस की दुकान पे हेल्प किया करते थे। धीरे धीरे काम बढ़ा तो इन्होंने अपने पिताजी के साथ, आपने देखा होगा अक्सर जूस की शॉप पर धार्मिक संगीत चलता रहता है। आप कहीं भी देखिएगा या तो धार्मिक संगीत चल रहा होगा या कहीं बॉलीवुड का संगीत चल रहा होगा। इनके यहाँ पर धार्मिक संगीत चलता रहता था। तो इन्होंने थोड़ी दुकान बड़ी करते हुए अपने पिताजी की मदद से वहाँ पर जूस के साथ साथ, दिल्ली की बात है ये, जूस के साथ साथ कैसेट्स की दुकान भी खोल ली। कैसेट्स पता होंगी आपको, कुछ रील आया करती थी जिनको आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है। 90s के बाद के बच्चों को तो शायद कैसेट्स नहीं पता होंगी।
कैसेट्स म्यूजिक प्ले करने के लिए आया करती थी। पिताजी से पूछ लीजिएगा या गूगल कर लीजिएगा। तो इनकी उन्होंने दुकान खोल ली और वहां से ये किराए पर कैसेट्स को देना शुरू किए। तो जूस प्लस कैसेट की बढ़िया दुकान चल रही थी। कैसेट खराब हो गया तो कैसेट को सही भी कर लिया करते थे। धीरे धीरे इन्हें खुद के बारे में पता चला कि ये भी अच्छा गा लेते हैं। ऐसी स्थिति में इन्हें विचार आया कि क्यों ना खुद की कैसेट बना करके भक्ति संगीत की कैसेट बेची जाए। तो इन्होंने भक्ति संगीत की कैसेट बेचना शुरू किया। धार्मिक संगीत बज रहा था, बढ़िया से ये कैसेट बना बना के बेच रहे थे। इतनी सस्ती कैसेट्स बनने लगी कि कहते हैं कि जहां मार्केट में उस समय एक कैसेट 30 रुपए की आती थी, वहां पर ये 15 रुपए में 10 रुपए में कैसेट बना के रिकॉर्ड करके और बढ़िया म्यूजिक के साथ लोगों को उपलब्ध करा देते। आवाज तो बढ़िया थी ही। धीरे धीरे कारोबार फैलने लगा। कारोबार ऐसे फैला कि इन्होंने बहुत सारे न्यू कमर्स को संगीत की दुनिया में उतार लिया, जिनमें से आपने बहुत प्रमुख नाम जिनके सुने हों, जैसे अनुराधा पौडवाल। अनुराधा पौडवाल जिसे लता मंगेशकर की धार्मिक कॉपी कहा जाता था, कि रिलीजियस कॉपी है, कि भाई लता मंगेशकर बहुत अच्छा गाती हैं तो अनुराधा पौडवाल धार्मिक संगीत बहुत अच्छा गाती हैं। ऐसे ही मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज निकालने के लिए सोनू निगम, ऐसे ही कुमार शानू, मुकेश, इन मुकेश की आवाज निकालने के लिए, मतलब ये बहुत सारे कलाकार उस समय ऐसे थे जिन्हें ओरिजिनल की कॉपी करने के लिए पकड़ा गया था। उस चीज में ये सब चल पड़े। कुमार शानू सुपरस्टार हो गए, सोनू निगम सुपरस्टार हो गए और बढ़िया से ये लोगों की दुकान चल पड़ी। ये बढ़िया से संगीत रिकॉर्ड करते और बेच दिया करते। अब पैसा बढ़ने लगा। दिल्ली से शिफ्ट होना पड़ा मुंबई। निकल गए मुंबई और वहां पहुंच करके इन्होंने कुछ फिल्मी गानों का प्रोडक्शन शुरू किया। जब कुछ फिल्मी गानों का प्रोडक्शन शुरू किया तो वो भी बहुत अच्छे से चल पड़ा और टी सीरीज अपने सस्ते प्रोडक्ट के लिए जाना जाता था और बढ़िया से लोगों में लोकप्रिय हो गया। धीरे धीरे फिल्मों के इन्हें ऑफर मिलने लगे। एक समय ऐसा आ गया कि 80 से 90 के दशक में मात्र 10 साल में जितनी शोहरत इन्होंने देखी, उसके बाद जब ये 90 से मुंबई पहुंचे तो वहां पर 90 से 95 के बीच में इनके पास इतना काम हो गया था कि म्यूजिक इंडस्ट्री का कहते हैं कि 65% म्यूजिक टी सीरीज के माध्यम से ही निकला करता था। इससे अंदाजा लगाइए कि जितने भी बॉलीवुड के गाने आते थे उनमें 65% गाने या तो टी सीरीज प्रोड्यूस करता था या टी सीरीज डिस्ट्रीब्यूट करता था और या टी सीरीज कंपोज करता था। इतना बड़ा माहौल इन्होंने क्रिएट कर दिया। सबसे बड़ी गुलशन कुमार की कहते हैं खासियत ये हुआ करती थी कि ये न्यू कमर्स को बहुत मौका दिया करते थे। यानी एक अपने आप में प्रेरणा है, अपने आप में एक आपके लिए मोटिवेशन भी है कि एक ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार का कार्य करता था, हमेशा न्यू टैलेंट पर पैसे खर्च करता, उसे नया बनाता और उसके साथ काम को आगे बढ़ाता। इस काम के दौरान जब ये आगे बढ़ ही रहे थे तो साथियों एक दिन आता है और वो तारीख आप यहां पर देखते हैं और तारीख है 12 अगस्त 1997। 12 अगस्त 1997 को इन्हें एक मंदिर के बाहर गोलियां मार दी जाती हैं। गोलियां लगती हैं 16 और 16 गोलियों लगा हुआ ये व्यक्ति, जो उस समय इंडियन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक का बेताज बादशाह था, वो पड़ा हुआ था। ये व्यक्ति मरता है। मरने के बाद में इनको इनके पार्थिव देह सहित दिल्ली लाया जाता है। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां यहां उपस्थित होती हैं और इनका फ्यूनरल कर दिया जाता है। अब जुड़ती हैं यहां से आगे की कड़ियां, क्योंकि इस बीच में मैंने आपको 94 से या 92 के बाद से लेकर 97 की कुछ बातें नहीं बताई। अब उन्हीं बातों को जब मैं बताता हूं तो फिर आपको यहां पर ये दो नए लोग भी दिखाई पड़ेंगे। इस पूरी कहानी में दो किरदार और भी हैं, एक गुलशन कुमार, और गुलशन कुमार के साथ साथ यहां पर आपको एक व्यक्ति दिख रहा है जिसका नाम है नदीम, और दूसरी तरफ एक व्यक्ति दिख रहा है जिसका नाम है श्रवण। गुलशन कुमार के साथ नदीम और श्रवण की अगर आप जोड़ी को देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि जब भी कहीं म्यूजिक बनेगा तो सिंगर तो होगा ही, सिंगर के साथ साथ म्यूजिक डायरेक्टर भी होगा जो म्यूजिक को डायरेक्ट करेगा कि म्यूजिक कैसा होना चाहिए। तो नदीम और श्रवण ये असल में म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे और ये भी पूरे टाइम गुलशन कुमार के साथ साथ ही रहा करते थे। यानी गुलशन कुमार के म्यूजिक डायरेक्टर नदीम और श्रवण थे। गुलशन कुमार आइदर सिंगर था, प्रोड्यूसर था, कंपोजर था, नए गाने बनाने वाला था, और ये लोग पूरी तरह से उसके साथ साथ म्यूजिक में काम किया करते थे। नदीम श्रवण ने एक बहुत ही फेमस मूवी के अंदर जबरदस्त संगीत दिया जिसके बाद इन्हें शायद पलट कर वापस नहीं देखना पड़ा, और वो था साथियों आशिकी नामक एक मूवी, जिसका नाम ने आपने आशिकी 2 जो है वो भी जबरदस्त ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी जब आपने फिल्मों के बारे में जानकारी ली। आशिकी फिल्म के गाने जो है वो नदीम श्रवण के द्वारा ही बनाए हुए थे, लेकिन जैसे ही ये गाने हिट हुए तो गुलशन कुमार, जो कि हमेशा से इस बात के लिए जाने जाते थे कि वो किसी भी नए
चेहरे को तो जगह दे सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थापित चेहरे को वो अपने साथ काम पे नहीं रखते थे। ये उनकी अच्छाई भी थी और ये उनकी शायद एक बुराई भी थी जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। अच्छाई यूं कि ये हमेशा यंग टैलेंट को जगह दिया करते थे और स्थापित हो चुके लोगों से कहा करते थे कि आप अपना काम आगे बढ़ाएं, अब मैं औरों को मौका देता हूं। लेकिन बुराई यूं कि जो लोग इनके साथ आगे बढ़े थे उन्हें लगता था कि अब इनकी तरक्की उनसे देखी नहीं जा रही है, इसलिए गुलशन कुमार ने उनका साथ छोड़ दिया है। शायद यही वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि जो नदीम हैं, जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, यही इनके मौत के सबसे बड़े कारण बने। और वो क्या कारण थे, आइए अब हम थोड़ा उसकी तरफ बढ़ते हैं। इसकी तरफ बढ़ें, लेकिन इसमें एक किरदार तब तक आपको और जान लेना चाहिए और उसका नाम है रमेश तोरानी। ये रमेश तोरानी कौन है? ये साथियों टिप्स म्यूजिक इंडस्ट्रीज के मालिक हुआ करते थे। अब इन दोनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। गुलशन कुमार टी सीरीज के मालिक और जो रमेश तोरानी है ये टिप्स कंपनी के मालिक। अगर आपने कैसेट्स कभी यूज की हैं तो आपको पता चलेगा उन दिनों, मतलब आज भी अगर आप कैसेट्स में देखें, सीडीज में देखें, नए गानों में देखें तो आपको टिप्स, टी सीरीज, सारेगामा, इन्हीं प्रमुख कंपनियों के गाने आपको कंपनी के माध्यम से सुनाई पड़ते हैं। तो उस समय आपको ये जो रमेश तोरानी हैं, इनका नाम भी सुनने के लिए अभी से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि रमेश तोरानी वो व्यक्ति हैं जिनसे गुलशन कुमार की तरक्की देखी नहीं जा रही थी। गुलशन कुमार जो कि मार्केट में लगभग उस समय 350 करोड़ के आदमी थे, टिप्स की ही सफलता के ऊपर चढ़ के आगे निकले थे, क्योंकि टिप्स को इन्होंने टी सीरीज से पीछे छोड़ दिया था। तो नदीम और ये दोनों वो किरदार हैं जिन्हें आप जरूर जान लें, क्योंकि भविष्य में इनके बारे में ज्यादा चर्चाएं होंगी। फिलहाल के लिए नदीम पर फोकस करते हैं। तो साथियों, हुआ ये कि नदीम और श्रवण ने जब ये देखा कि गुलशन कुमार उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके गाने प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने इसके लिए गुलशन कुमार पर दबाव बनाना शुरू किया। गुलशन कुमार ने दबाव में आकर के नदीम श्रवण के द्वारा गाए हुए गाने, असल में ये डायरेक्टर थे, गाते नहीं थे, लेकिन नदीम श्रवण ने एक मूवी थी आए जिंदगी करके, उसके गाने गाए थे। तो ये अच्छे गाने नहीं थे, लेकिन टी सीरीज ने फिर भी दबाव में आके प्रमोट किए कि चलो पुरानी दोस्ती है, प्रमोट कर देते हैं। लेकिन गुलशन कुमार ने नदीम से साफ मना कर दिया था कि भैया तुम अच्छे सिंगर नहीं हो, मत गाओ, क्योंकि तुम्हारी आवाज लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती, हो सकते छोड़ दो इस चीज को। लेकिन ये नहीं माने, तो इन्होंने इन पर दबाव बनाया कि मैंने जैसा भी गाया है तुम्हें उसे प्रमोट करना पड़ेगा, और प्रमोट करने का गुलशन कुमार पर दबाव बनने लगा। गुलशन कुमार ने दबाव मानने से इनकार कर दिया। इनकार का जो नतीजा है वो क्या निकला, अब वो आगे सुनते चलिए। घटनाएं कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ी कि नदीम ने अब गुलशन कुमार पर अपने गानों को प्रमोट करने के लिए अंडरवर्ल्ड की सहायता ली। अंडरवर्ल्ड बोले तो उस समय दाऊद इब्राहिम का नाम बहुत चर्चित हुआ करता था। दाऊद इब्राहिम जो आज भी पाकिस्तान में छिपा बैठा है, उस दाऊद इब्राहिम का नदीम ने हेल्प लिया और नदीम ने उससे कह कर के दबाव बनाने का प्रयास किया कि गुलशन कुमार पर प्रेशर क्रिएट किया जाए कि ये मेरे गानों को प्रमोट करे, और अगर नहीं प्रमोट करता है तो इसे जान से मारने की धमकी दी जाए। दाऊद इब्राहिम ने इस काम को छोटा समझा और उसने अपने एक गुर्गे जिसका नाम है अबू सलेम से कहा कि तुम गुलशन कुमार को धमकाओ। ये धमकाना शुरू होता है 5 अगस्त को। 5 अगस्त को धमकाना शुरू किया गया। 1997 में अबू सलेम का कॉल आया गुलशन कुमार के पास और कहा गया कि तुम्हें नदीम को प्रमोट करना है, और इस बात को वहीं पर खड़े हुए गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार सब सुन रहे थे फोन पर, जब अबू सलेम धमका रहा था गुलशन कुमार को और कह रहा था कि तुम्हें नदीम को प्रमोट करना है और अपनी सुरक्षा के लिए 10 करोड़ रुपए हमें इमीडिएटली ट्रांसफर करने हैं, अदरवाइज परिणाम अच्छे नहीं होंगे। 5 अगस्त के बाद 8 अगस्त को फिर फोन आया कि तुम तो अभी तक डरे भी नहीं, मैंने तुम्हें फोन किया था और कहा था कि मुझे पैसे पहुंचाने हैं, ना तो तुमने पैसे पहुंचाए, ना ही नदीम को तुमने प्रमोट किया, और अगर प्रमोट भी नहीं किया है तो तुमको अभी तक डर भी नहीं है मेरा, क्योंकि तुम अभी तक पुलिस में भी नहीं गए। तो ये 3-4 इंसिडेंट ऐसे हुए जो अबू सलेम को लगा कि अंडरवर्ल्ड से गुलशन कुमार को किसी प्रकार का कोई डर ही नहीं है। इस बीच में गुलशन कुमार को मारने की रणनीति बनाई जाती है और 12 अगस्त 1997 को एक मंदिर में, जहां पर गुलशन कुमार रोजाना सुबह शाम जाया करते थे, यदि वो मुंबई में उपस्थित रहते थे तो ऐसी स्थिति में जब वो मंदिर जा रहे थे, मंदिर की सीढ़ियों से उतरते समय एक व्यक्ति जिसे आप यहां पर देखने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आपको चर्चा करने वाला हूं, ये वो व्यक्ति है जिसका नाम है अब्दुल राउफ मर्चेंट। ये व्यक्ति अपने 2 अन्य साथियों के साथ वहां खड़ा हुआ था और इसने इनके ऊपर 16 गोलियां दागी।
16 गोलियां दागते ही इन अब्दुल राउफ मर्चेंट के द्वारा दागी गई गोलियों से गुलशन कुमार ऑन द स्पॉट मर गए। हॉस्पिटल ले जाकर के उन्हें डेड घोषित कर दिया गया। तो फिर ये कौन है, अब्दुल राउफ मर्चेंट कौन है? तो अब्दुल राउफ मर्चेंट वो व्यक्ति है जिसने अबू सलेम के कहने पर इन्हें मारने का ठेका लिया था, यानी एक सुपारी किलर था, पैसे लेके मारने वाला व्यक्ति था। तो फिर आप पूछेंगे इसको पैसे किसने दिए? अबू सलेम ने पैसे दिए, क्योंकि गुलशन कुमार तो पैसे नहीं दिया। क्या नदीम ने पैसे दिए? नहीं, नदीम ने भी पैसे नहीं दिए। पैसे किसने दिए? तो जब ये व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, कौन व्यक्ति गिरफ्तार किया गया? ये राउफ मर्चेंट गिरफ्तार किया गया। तो इसने गिरफ्तार होने के बाद में बताया कि मुझे जो पैसे मिले मारने के, वो रमेश तोरानी के द्वारा दिए गए थे। अब ये रमेश तोरानी कौन था? टिप्स कंपनी का मालिक, यानी कि गुलशन कुमार को मारने में अंडरवर्ल्ड जुड़ा हुआ था। अंडरवर्ल्ड के साथ साथ अगर आप देखते हैं तो उस समय जो दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था नदीम जुड़ा हुआ था, और ये सब मिलकर के गुलशन कुमार को खत्म करना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने एक सुपारी किलर को ठेका दिया था। वो सुपारी किलर ये था। आज जिसके लिए आप ये न्यूज सुन रहे हैं वो भी यही है, जिसके बारे में आज आप ये सारी बातें सुन रहे हैं, दैट इज अब्दुल राउफ मर्चेंट। असल में यही वो अब्दुल राउफ मर्चेंट है जिसे आज मुंबई हाईकोर्ट ने कहा है कि तुम्हें दी गई मृत्युदंड की सजा बरकरार रखी जाएगी। आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आज इसलिए हम इस चीज को पढ़ रहे हैं, समझ में आया, लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि इस पूरी घटना में क्या इकलौता यही सजा पाया या किसी को फांसी वांसी भी हो चुकी है? और दूसरी बात, इसे क्यों उम्र कैद की ही सजा दी जा रही है, इसे फांसी पर क्यों नहीं लटकाया जा रहा? तो हाईकोर्ट का मानना है कि इसने तो किसी के कहने पर यह काम किया था, यानी कि ये मारने के इंटेंशन से नहीं आया था, ये तो अपना काम करने आया था। मारना तो कुछ और लोग चाहते थे, और वो कौन थे? वो तो नदीम था। अच्छा, तो नदीम और दूसरा जो व्यक्ति मैंने आपको बताया टिप्स का मालिक तोरानी, तो नदीम को पकड़ने के लिए पुलिस लगी और अबू सलेम को पकड़ने के लिए पुलिस लगी। नदीम जैसे ही इन गुलशन कुमार को गोली लगी, नदीम तुरंत यहां से निकल लिए यूके। और साथियों 1997 से लेकर के नदीम अब तक इंडिया वापस नहीं आया है। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि प्रत्यर्पण संधि पर विचार जरूर करिएगा। साथियों, एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के तहत नदीम को भारत नहीं लाया जा सका क्योंकि उसके खिलाफ केवल एक ही गवाही थी, और वो गवाही ये थी कि जो गुलशन कुमार के भाई किशन कुमार हैं, उन्होंने फोन पर यह सुना था कि नदीम जो हैं वो ही कह रहे थे, कि नदीम को कहने के लिए ही अबू सलेम ने प्रमोट करने के लिए कहा था। इसके साथ साथ इस अब्दुल राउफ मर्चेंट ने भी इस बात की गवाही दी कि इनको मारने का निर्णय 5 अगस्त 1997 को नदीम की प्रेजेंस में ही दुबई में लिया गया था। लेकिन इस गवाह को भी पर्याप्त नहीं माना गया। नदीम आज तक फरार है। फिर आप पूछेंगे सर इसमें दूसरा नाम और था एक अबू सलेम का, उसका क्या हुआ? साथियों, अबू सलेम को 2005 में पुर्तगाल से इंडिया लाया गया। अबू सलेम जो कि दाऊद इब्राहिम का कार्य करने के लिए जाना जाता था। बाय द वे, दाऊद इब्राहिम क्यों बार बार चर्चा में आ रहा है? साथियों, मुंबई में 1993 में दंगे हुए थे और उन दंगों का मुख्य आरोपी था दाऊद इब्राहिम। और दाऊद इब्राहिम ने अपने सारे घटनाक्रम को जो अंजाम दिलवाया था, वो दिलवाने के लिए अबू सलेम की सहायता ली थी। तो जो अबू सलेम के बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, वो अबू सलेम असल में दाऊद इब्राहिम का ही चेला हुआ करता था। ये आप जो देख रहे हैं, ये अबू सलेम है। 2005 में अबू सलेम को लाया गया, लेकिन आप आयरनी देखिए इस पूरे केस की कि अबू सलेम को पुर्तगाल से इंडिया पकड़ के लाया तो गया, लेकिन इनके ऊपर गुलशन कुमार के हत्या का केस नहीं चला। रीजन क्या है? जब भारतीय पुलिस पुर्तगाल से अबू सलेम को लेकर आ रही थी, तो पुर्तगाल ने भारतीय सेना से, मतलब भारतीय पुलिस से या भारतीय सुरक्षा एजेंसी से पूछा कि आप इसे क्यों ले जा रहे हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि सर ये 93 के हमलों का मुख्य आरोपी है, तो ऐसी स्थिति में हम इसे ले जाना चाहते हैं, तो ले जाइए। लेकिन उस समय ये एफिडेविट में देना भूल गए थे कि ये गुलशन कुमार की हत्या का भी आरोपी है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि हमने पुर्तगाल से वादा किया हुआ था, अगेन अब ये दूसरी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, प्रत्यर्पण संधि जिसे आप कहते हैं, इसे भी समझिएगा। पुर्तगाल से हमने वादा किया था, या पुर्तगाल को हमने वादा एफिडेविट में दिया था कि इस व्यक्ति को उस हमले के जिम्मेदार के रूप में ले जाया जा रहा है, अन्य केस इसके साथ नहीं जोड़े गए। सुरक्षा एजेंसी के द्वारा हुई चूक में आज भी हाईकोर्ट में अबू सलेम के ऊपर गुलशन कुमार के मामले में केस नहीं चलता, जबकि गुलशन कुमार के कहने पर ही अबू सलेम के ऊपर केस नहीं चलता, जबकि अबू सलेम के कहने पर ही गुलशन कुमार को मारा गया था।
तो फिर से ये बड़ा सवाल बनता है कि हाई कोर्ट में फिर क्या बताया जाता है, जबकि अबू सलेम ऑलरेडी जेल में है, तो फिर क्या कहा जाता है? कहा यही जाता है कि वो अनुपस्थित है, यानी कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में उसे गायब दिखाया जाता है। इस प्रकार से इस घटना के अन्य किरदारों में अगर आप देखें तो फिर आप पूछेंगे तोरानी के बारे में क्या हुआ। तोरानी के बारे में पुलिस के द्वारा चार्जशीट दायर की गई। पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट दायर की गई उसमें 19 लोगों के खिलाफ पूरी तरह से 440 पन्ने की एक चार्जशीट दायर की गई थी, जिसमें रमेश तोरानी का नाम भी था, नदीम का नाम भी था। रमेश तोरानी गवाहों के अभाव में छूट गया, नदीम भारत छोड़ के चला गया। अबू सलेम के ऊपर गुलशन कुमार की केस का कोई केस नहीं लगा, लेकिन बचा तो केवल एक बचा, और वो शार्प शूटर था जिसके बारे में आप जान रहे हैं। शार्प शूटर को शुरुआत में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। हालत तो ये हुई थी कि 2005 में हाई कोर्ट ने उसे पेरोल पर भी भेज दिया, जमानत पर भी भेज दिया, ये कहते हुए कि तुमको तो किसी ने मारने की कहा था, तुम इंटेंशनली नहीं मारना चाह रहे थे। तो भाई साहब, ये राउफ जो है, अब्दुल राउफ, ये 2005 में पेरोल पर छोड़ा गया और ये देश छोड़ के फरार हो लिया। लेकिन ये तो भला हो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे बांग्लादेश पोस्ट से गिरफ्तार 2012 में कर लिया। बांग्लादेश बॉर्डर से इसे गिरफ्तार किया गया, तब से ये जेल में वापस बंद है। फिर से ये गुहार लगा रहा है कि मुझे पेरोल पर भेजिए, मैं नहीं भागूंगा। लेकिन हाईकोर्ट ने इसकी कस्टडी को कंटिन्यू किया है कि अब तुम्हें जमानत पर भी बाहर नहीं भेजा जाएगा। इस पूरी घटना में जितने भी किरदार जुड़े हुए थे, उन सभी किरदारों में सबसे बड़ा जो किरदार है वो अंडरवर्ल्ड है, जो कि कहा जाता था कि उस समय एक अलग सरकार के रूप में मुंबई में जाना जाता था। लेकिन धीरे धीरे मुंबई से अंडरवर्ल्ड का खात्मा हुआ और सारी चीजें सुधरने लगी। साथियों, ये वो दौर था जिस समय फिल्मी सितारे अपने साथ में अंडरवर्ल्ड के लोगों का हाथ होना, नाम होना अपने लिए गर्व की बात माना करते थे। जिसमें आप फोटो में देख सकते हैं, जैसे दाऊद इब्राहिम के भाई के साथ में, जिसका नाम है नूरा, उसके साथ में सलमान खान की फोटो आपको दिखाई पड़ जाएगी। ऐसे ही अगर आप अबू सलेम देखते हैं तो उस समय की फेमस हीरोइन हुआ करती थी मोनिका बेदी, वो तो इनके साथ शादी ही कर ली थी। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद होगा कि उन दिनों मुंबई हमलों के दौरान टाडा कोर्ट के द्वारा संजय दत्त को भी जेल की सजा सुनाई गई थी, क्योंकि ये भी अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध रखने के दोषी पाए गए थे। ये वो दौर था। लेकिन इस दौर के द्वारा आपको जो सारी बातें पता चली वो मैंने आपको बताई। होपफुली एक थोड़ा सा डिफरेंट टच आप लोगों को यहां से मिला होगा, एक अलग प्रकार की स्टोरी जानने को मिली होगी, कुछ अलग फील हुआ होगा अलग स्टोरी जान करके। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूं, आमिर खान खुद चाहते हैं कि इसके ऊपर एक मूवी बनाई जाए, लेकिन और उसका नाम मोगुल रखा जाए, लेकिन ये मूवी अभी तक बनाई नहीं जा सकी है। फिलहाल तो इतना ही अपडेट है। मैंने पूरी जानकारियाँ इधर उधर से इकट्ठा करके आपको सुनाई हैं। होपफुली आपको ठीक ठाक लगी होगी और एक फिल्मी स्टोरी का दिमाग में आपके पिक्चर बन भी गया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप मेरे साथ जुड़कर पढ़ना